चलें गाइस, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होती क्या है? क्या लगा के? कपिंग जेल लगा के। अल्ट्रासाउंड होती क्या है भाई? पहले सवाल पे तो आओ। अल्ट्रासाउंड क्या होती है? तुम कपलिंग जेल पे पहुंच गए। रेज अल्ट्रा वायलेट। वाह 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 बेटे, वाह बेटा, आज तो मेरी तरफ से 2 समोसे एक्स्ट्रा खाना, क्योंकि तुमने जो जवाब दिया ना, ये वैसे तो खुशकिस्मती के लिए तुम्हें क्वालिफाई करवा देता है, लेकिन चलो रमजान में तुम्हें क्या मारे। और भी कोई जहालत वाला जवाब है तो दे दो। ये कह रही है अल्ट्रासाउंड अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। आपका कोई इसी तरह का ओपिनियन? अल्ट्रा यार तुम, अल्ट्रासाउंड क्या होती है? साउंड क्या होती है? सर ये साउंड की ही एक टाइप है। एनी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एक होती है ऑडिबल साउंड, भाई इधर सुन लिया करो तुम लोग। एक होती है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड, उसके नीचे इंफ्रा। इंफ्रा साउंड जिसको अल्ट्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। समझ याद आ गया? चलो मुबारक हो, इसने तो यूवी बना दिया भाई। अच्छा जी, पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड रिसीविंग ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ डू यू प्रोड्यूस अ साउंड? बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ट्यूनिंग फोर्क साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? ट्यूनिंग फोर्क साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? कैसे? आप वाइब्रेटिंग मीडियम, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है, और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है आपके कान तक और आपको साउंड सुनाई देता है। जिस तरह इस वक्त मेरा वॉइस बॉक्स जो है वो एयर को वाइब्रेट करा रहा है, वो वाइब्रेशन एयर से आपके कान तक ट्रांसफर हो रही है। आपका एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है और उससे फिर आपको वो प्रोसेस करके वो आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, सो की पॉइंट यहाँ पर क्या है? इफ यू प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन द मीडियम तो आप साउंड प्रोड्यूस कर लेंगे ना। अगर मुझे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करना है तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो? 20,000 हर्ट्ज। तो अगर मैं 20,000 हर्ट्ज से अबव, 20,000 और अबव हर्ट्ज से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूं तो किसी भी मीडियम में, किसी भी चीज में, तो वो अल्टीमेटली मीडियम को वाइब्रेट करवाएगा और अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट्स ऑब्जेक्टिव। तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाइब्रेशन कॉज करनी पड़ती है किसी चीज में, और वो वाइब्रेशन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होनी चाहिए। अच्छा सर, वो चीज क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का वर्ड हम फिजिक्स में यूज करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, हम किसी ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, विल प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। और फिर वही जिसने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की है वही डिटेक्ट भी करता है। अल्ट्रासाउंड जो प्रोड्यूस करता है वही डिटेक्ट भी करता है। यानी सपोज करें ये एक मेरे हाथ में कोई भी चीज है ना, सपोज करें ये कस्टर है। पहले अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा, ये टकरा के वापस आएंगी। जैसे ही वापस आएंगे ना, यही डिटेक्ट भी करेगा। तो प्रोड्यूस और जो प्रोड्यूस करता है वो डिटेक्ट भी करता है। तो अल्ट्रासाउंड का इक्विपमेंट, आप अगर कभी आपने देखा हो ना, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, वो आपकी बॉडी पर अल्ट्रासाउंड पहले भेजता है, और फिर जब आपकी बॉडी से टकरा के अल्ट्रासाउंड वापस आती है तो वही डिटेक्ट भी करता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं। तो हमने कहा द ट्रांसड्यूसर एक्ट एज अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर, दोनों काम करते हैं। अच्छा चलें, माइक में एक चीज होती है, उसका नाम कभी पता है? माइक के अंदर खास तरह के क्रिस्टल होते हैं, मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। शाबाश। ठीक है, इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। ये क्वार्ट्ज जो होते हैं, आपको पता है ये इसका वो कंपोनेंट क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है क्या एक्चुअली? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो जरा आपको जरा बताते चलें, कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। द क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ये इस्तेमाल होते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी और अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करने के लिए भी, दोनों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। सर ये ऐसा होता है, अच्छा आप में से जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी, जो नहीं पढ़ते उनको भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा। इसके अंदर एक सिलिकॉन एटम होता है, अगर जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, आप एएस में पढ़कर आए हैं कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा अब इसमें लोग कहते हैं सर लेकिन फॉर्मूला तो उसका SiO2 है। बेटा वो SiO2 तो है ना, वो उसका रेशियो है, लेकिन एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है। तो बच्चे कहते हैं सर इसका SiO4 होना चाहिए ना फॉर्मूला, SiO2 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि फिर वो ऑक्सीजन आगे और सिलिकॉन से ही बॉन्डेड होता है। तो ओवरऑल जब आप सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं ना तो 1:2 का ही आता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो SiO4 होना चाहिए, फॉर्मूला SiO2 ही होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन फिर फर्दर अगले सिलिकॉन से बॉन्डेड होते हैं। बहरहाल ईच सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन। सिलिकॉन पे एक आप देख रहे हैं उस पर क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज सिलिकॉन। सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। केमिस्ट्री वाले आसानी से समझ लेंगे, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझना। केमिस्ट्री वाले बताएंगे सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एग्जैक्टली। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है तो उस पर नेगेटिव रीजन आ जाता है, और सिलिकॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बहरहाल जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता उनके लिए आसान बात ये है कि सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा अब एक फैक्ट सिखा रहा हूं, इसको तुम लोग अच्छी तरीके से सीखना। देखो, अच्छा ये हो गया, अ मेटल और अ कंडक्टिंग प्लेट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्ड्स। तो मैं आपको जरा इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखा रहा हूं। देखो ये जरा आपको समझा रहा हूं, ये इसका समझो फ्रंट व्यू है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। ऊपर और नीचे देख रहे हो प्लेट्स लगी हुई हैं, ऊपर और नीचे। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर और नीचे यहाँ पे ये प्लेट्स लगी हुई। बेटा पूरा एक एक लफ्ज पूछूंगा तुम में से, जो जो अभी बातें करता है नजर आ रहा है ना मुझे, तुमसे एक एक चीज पूछूंगा मैंने क्या समझाया है, क्योंकि मैं पागलों की तरह रोजे में चीख रहा हूँ, तुम आराम से गप्पे लगा रहे हो, फोन यूज कर रहे हो। एक एक आदमी जो फोन यूज कर रहा है और जो ये इस वक्त गप्पे लगा रहे हैं ना, अभी मैं देखूंगा तुम्हारा क्या असर करता हूँ। ठीक है, ये प्लेट्स इसका क्रॉस कनेक्टेड है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये बस आपको समझनी और याद करनी है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप डायग्राम नंबर 1 जो है ना, इसमें ये क्रिस्टल पे कोई मैंने पोलैरिटी अप्लाई नहीं की। पोलैरिटी का मतलब आप देखें इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, समझो न्यूट्रल प्लेट्स हैं। तो आप देख रहे हैं क्रिस्टल किस तरीके से, ये इसका नॉर्मल क्रिस्टल की पोजीशन है। इसकी बस इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे आप पोलैरिटी लगाते हैं ना, अब आप देखें यहाँ पर इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पोलैरिटी क्या करती है, ये क्रिस्टल्स को कंप्रेस कर देती है। ये कंप्रेस क्यों करती है, जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल दोनों में फोर्सेस लगती हैं। अब ये क्यों करती है, कैसे करती है, पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, ये हमारे फिजिक्स का कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री के अंदर वो स्ट्रक्चर वगैरह हम देखते हैं पूरा। बस फिजिक्स में आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि द मोमेंट यू अप्लाई पोलैरिटी तो द क्रिस्टल गेट्स कंप्रेस, ये कंप्रेस हो जाता है क्रिस्टल। ठीक है, एंड द मोमेंट यू रिवर्स द पोलैरिटी, तुम देखो अगले डायग्राम के अंदर सिर्फ क्या किया है, पॉजिटिव नीचे कर दिया, नेगेटिव ऊपर कर दिया। द मोमेंट यू रिवर्स द पोलैरिटी ना, तो वो क्रिस्टल क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। असल में चार्जेस अपने आप को अलाइन करते हैं पोलैरिटी की वजह से। बस एज अ फिजिक्स स्टूडेंट व्हाट यू नीड टू नो कि जब ये क्रिस्टल के ऊपर कोई जब आप प्लेट्स के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं लगाते तो ये नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं, इसको कहते हैं अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, या रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे तुम पोलैरिटी लगाते हो तो वो कंप्रेस कर देता है, जैसे तुम पोलैरिटी रिवर्स करते हो वो क्या करता है, उसको स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, ये इसकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है जो तुम लोगों को बस याद रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको, पढ़ लें इसको। ठीक, इससे ज्यादा डिटेल है ही नहीं हमारे सिलेबस में, बस जितना मैंने नोट्स पे लिखा है ना, दिस इज मोर देन एनफ। ये क्लियर हो गया। अब अगर तुम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से सोचो, इफ आई समहाउ क्रिएट, कुछ ऐसा करें, समहाउ क्रिएट अ वे के ये वाइब्रेट करने लग जाए क्रिस्टल, तो तुम्हारे पास कोई टेक्निक समझ में आ रही है कि ऐसा क्या लगाऊं मैं इसके साथ
कि ये क्रिस्टल वाइब्रेट करने लग जाए। अच्छा, एक और हिंट देता हूँ, वाइब्रेट का मतलब क्या होगा? कंप्रेस स्ट्रेच, कंप्रेस स्ट्रेच, कंप्रेस स्ट्रेच, कंप्रेस हो फिर स्ट्रेच हो, कंप्रेस हो फिर स्ट्रेच हो। तो अगर कॉन्स्टेंटली अगर ये कंप्रेस स्ट्रेच होता रहेगा तो ये दायर है, जब कंप्रेस स्ट्रेच होगा वाइब्रेशन ही हो गई ना। वाइब्रेशन क्या होती है? चीज करीब आती है, दूर जाती है, दूर करीब आती है। साइंटिफिकली बताओ कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हीटिंग और आसान तरीका सोचो पोलैरिटी स्विच करने का। एसी सप्लाई। सर एसी सप्लाई हो करती ही यही है, पढ़ कर आए ना आप। एसी सप्लाई का काम ही होता है पोलैरिटी हर थोड़ी देर बाद चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी मेटल प्लेट्स को एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूं तो वो क्या करेगा? वो अपनी पोलैरिटी स्विच करता रहेगा, तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, यानी वो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। जब वो क्रिस्टल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो एयर को वाइब्रेट करवाएंगे, और जब एयर वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, और स्पेसिफिक कर देते हैं, अगर मुझे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एसी सप्लाई के बारे में क्या खासियत होनी चाहिए एसी सप्लाई की? उसकी फ्रीक्वेंसी भी 20,000। देखो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स। याद है ना एसी के अंदर हमने कहा था वो पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, इस तरह से। तो अगर मैं एसी सप्लाई ही 20,000 हर्ट्ज की ले लूं या उससे ज्यादा की ले लूं, तो फिर वो इसका मतलब ही यही है कि वो 20,000 दफा अपना जो है ना वो पोलैरिटी एक सेकंड में चेंज करेगी। तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस कर देगी? वो एक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर देगी। तो देखो यहाँ पर जनरेशन, AC generator of high potential difference and 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 20 किलोहर्ट्ज का अंदर 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो वो क्या करे? अच्छा, हाई, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी समझाता हूं, ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है। रेजोनेंस भी याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर तुम चाहते हो कि ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें, तो उसके लिए हमने, याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़ा था? अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंपेरेबल हो जाए तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे ना तो वो हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे, यानी बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे, तुम्हारी बॉडी से गुजर भी सकें। तो देखो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एन एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी is applied across the piezoelectric crystal which will produce vibrations due to compression and extension of the lattice structure। ठीक है, ये वाला की पॉइंट है, द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज। अब आप कहेंगे सर पीजोइलेक्ट्रिक की क्यों? क्योंकि जो पीजोइलेक्ट्रिक के क्रिस्टल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ये 20,000 हर्ट्ज के करीब करीब होती है, यानी इस रेंज के अंदर होती है। तो जैसे तुम ये फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लगाते हो ना, टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल रिजल्ट्स इन द रेजोनेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लैटिस। रेजोनेंस का मतलब है वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इससे क्या होगा? जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होंगी, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ द एसी called ultrasound with large amplitude और इंटेंसिटी। उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और वो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अल्ट्रासाउंड ना बहुत पेनिट्रेटिव नहीं होती। तो अगर आपने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का अल्ट्रासाउंड नहीं प्रोड्यूस की तो वो आपकी बॉडी से गुजर ही नहीं सकेगी। ठीक है, फॉर मेडिकल यूज द फ्रीक्वेंसी इज इन अ रेंज ऑफ 1 to 20 मेगाहर्ट्ज। मेगा, ठीक है, यानी 20,000 से ही बहुत ऊपर मेगाहर्ट्ज की आप प्रोड्यूस करते हैं। इधर क्या किया आपने? तो एक्चुअली अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रही थी? एसी से। उसको आपने किस में कन्वर्ट किया? अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट किया। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? जी, 1 से क्यों नहीं लिया? मेगा है, मेगा, किलो नहीं है, मेगा। ठीक है, ये बहुत, क्योंकि ना आपकी बॉडी को बेटा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन चाहिए होती है। अल्ट्रासाउंड इतनी पेनिट्रेटिव नहीं, नेचुरली नहीं होती ना। आपने कभी सुना है साउंड दिमाग में से फाड़ के गुजर गई? ठीक है, क्योंकि साउंड इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी पेनिट्रेटिव सॉर्ट ऑफ वेव। तो अल्ट्रासाउंड को अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में से, अच्छा आप देखेंगे ये बॉडी में जाएंगी और टकरा के वापस भी आएंगी, तो इसलिए आपको ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन चाहिए। ओके, चलो अब तुम में से कोई कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि ये डिटेक्ट कैसे करेगा। अच्छा, पता है क्या होता है? जैसे ये अल्ट्रासाउंड पल्स प्रोड्यूस करता है ना अल्ट्रासाउंड पल्स, तो ये फौरन एसी सप्लाई ऑफ हो जाती है, ऑटो ऑफ हो जाती है। बस एसी सप्लाई का काम होता है, अल्ट्रासाउंड एक दफा उसने आपकी बॉडी में भेज दी प्रोड्यूस करके, इट स्विचेस ऑफ, ऑटो स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आएगी और वही क्रिस्टल्स अब डिटेक्टर का काम करेंगे। अच्छा, डिटेक्टर का क्या मतलब है? कि अब वो ये डिटेक्ट करेंगे कि भाई अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस कितनी आई है। तो मैं हिंट दे देता हूं, तो वो जो अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आएगी ना, अब वो अल्ट्रासाउंड क्रिस्टल्स को वाइब्रेट कराएगी।
क्योंकि पावर तो स्विच ऑफ हो गई, एसी सब नहीं। पहले तो मुझे बताइए कि वो जो अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आएगी वो क्रिस्टल्स को वाइब्रेट कैसे कराएगी, पहले तो ये सोचो। अब ये डिटेक्टर बन गया है, तो सोचो पहले, कॉमन यूज करो, दिमाग लगाओ, सोचो कि वो कैसे टकरा के वापस आने वाली अल्ट्रासाउंड क्रिस्टल्स को वाइब्रेट कराएगी। हाँ, उनमें तो फ्रीक्वेंसी है, वो अल्ट्रासाउंड ही है, अल्ट्रासाउंड ही टकरा के वापस आ रही है, वही जो तुमने प्रोड्यूस की थी ना, वो टकरा के थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जाहिर है उसकी, वो जब टकरा के वापस आएगी तो लेस इंटेंसिटी से आएगी, तो वो आप वाइब्रेट कैसे, वाइब्रेशन, हाँ फोर्स कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अब ये डिटेक्टर बन गया, वही जो पहले ट्रांसमीटर था अब वही डिटेक्टर बन गया आपके फोन की तरह। आपको पता है ना, आपका फोन ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी है, ठीक है, वो ट्रांसमिट भी करता है साउंड को और रिसीव भी करता है ना, सो जस्ट लाइक योर फोन, फोन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव, तो ये इज आल्सो ट्रांसमिट्स एंड रिसीव। अब ये रिसीव कैसे करेगा, जब ये अल्ट्रासाउंड वेव आप देख रहे हैं ये बागी बागी इसी तरफ आ रही है, साउंड के अंदर होते हैं कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, पढ़ा था ना। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, साउंड के कंप्रेशन मींस पार्टिकल आर नियर टू ईच अदर, यानी हाई प्रेशर, और रेरफैक्शन का मतलब पार्टिकल अफार अपार्ट, इसका मतलब लो प्रेशर। जब कंप्रेशन आता है ना इसका अल्ट्रासाउंड का, तो वो क्रिस्टल्स को भी क्या कर देगा, कंप्रेस, क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगेगा। और जब रेफैक्शन आता है तो वो क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा। पढ़िए इसको, व्हेन अल्ट्रासाउंड इज इंसिडेंट ऑन द अनस्ट्रेच्ड piezoelectric crystal, it will cause compression and extensions in it, which results in an alternating PD across. अब PD प्रोड्यूस हो रहा है, पहले आपने पीडी अप्लाई किया था, अब पीडी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो कंप्रेस करता है ना तो उसके ऊपर पोल आ जाएंगे, पोलैरिटी आ जाएगी मेटल प्लेट्स पे, और जैसे ही स्ट्रेच करता है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो अब पोलैरिटी आ रही है किसकी वजह से, क्रिस्टल्स के कंप्रेसर स्ट्रेच होने की वजह से। वो कंप्रेसर स्ट्रेच कौन करवा रहा है उसको, टकरा के वापस आने वाली अल्ट्रासाउंड, ठीक है, उसको रीड कर लेता है आपका जो ज़ाहिर है, हम उसको डिटेक्टर जो है वो पिक कर लेता है सिग्नल को, और उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑब्टेन कर लेता है, तो हमें पता चल जाता है भाई ये अल्ट्रासाउंड का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऑब्टेन हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक हो गया ये बात, सबको क्लियर है। वो जो सिग्नल आता है आप उसको डिटेक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, आपका जो है वो फिर आ जाता है। अब यहाँ तक बस ये इसका बेसिक प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन का काम है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, सवाल है कोई तो इसमें मुझसे पूछ लें, अभी हम उस पर बहुत डिटेल में बात करते हैं कि टकरा के जो वापस आती है उसका क्या होता है। जाहिर है टकरा के जो वापस आएगी उसकी इंटेंसिटी काफी कम होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को ए स्कैन और बी स्कैन का कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो ये अब ना ये ग्रे एरिया है सिलेबस का, सिलेबस में ए स्कैन बी स्कैन लिखा हुआ तो नहीं है, बट यार इमेजिंग उसको समझने के बगैर होती नहीं है, ठीक है। पहले आपको मैं ए स्कैन बी स्कैन समझा देता हूँ, फिर मैंने ना पास पेपर का एक सवाल लिखा हुआ है, उसका आंसर लिखा हुआ है, जिस तरह सिटी स्कैन में कहा था ना याद कर लो, उसको भी याद कर लेना, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस मैंने एक जगह लिख दिया है, ठीक है। पहले आपको बताते हैं होता क्या है। देखो आसान करके अभी बता रहा हूँ, ये सब अभी पढ़ाता हूँ, असल तो काम ही यही है, ठीक है। मैं आपको जरा पहले ए स्कैन का समझा दूं, पहले मैं आसान करके आपको एक बात बता दूं। देखो अल्ट्रासाउंड टकरा के जो वापस आती है ना, वो हर मीडियम से अलग अलग तरह की अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आती है। अच्छा, हर मीडियम और मीडियम के दरमियान बाउंड्री, अब मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं। अल्ट्रासाउंड गई तुम्हारी बॉडी के अंदर, मसल में एंटर हुई, अब मसल के थ्रू जब वो गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, आगे आ गई बोन। अब इसको हम कहते हैं बोन मसल बाउंड्री, यानी मसल और बोन की बाउंड्री। तो जब मसल और बोन की बाउंड्री आएगी ना, तो वहां पर क्या होगा, कुछ अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आ जाएगी और कुछ अल्ट्रासाउंड बोन के अंदर घुस जाएगी। ऐसे बोन में तो घुसना मुश्किल होता है, लेकिन चले कोई भी दो है, लाइक फैट एंड मसल। तो देखो इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इधर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे ही अल्ट्रासाउंड, अब जरा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के देखो, यहां पर तुम्हारे पास ये ट्रांसमीटर है,
यही बाद में डिटेक्टर भी बनेगा। अभी तो ये ट्रांसमीटर है, इसने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की, अल्ट्रासाउंड जो इसने प्रोड्यूस की उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट। ये आई नॉट जाके मसल को टकराई, तुम देख रहे हो मैंने आई आर लिखा हुआ, आई आर, आई आर का मतलब है द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मसल बाउंड्री, मसल की बाउंड्री से, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आएगी। फिर कुछ अल्ट्रासाउंड घुस गई मसल के अंदर, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ घुस गई, जो घुस जाती है ना उसको कहते हैं ट्रांसमिटेड, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड, कुछ घुस गई। अब ये जब मसल के अंदर से गुजरेगी ना तो इसकी इंटेंसिटी कम होती, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होती जाएगी। अब आगे अगली अगली बाउंड्री आ गई, अगली बाउंड्री कौन सी है, बोन और मसल बोन बाउंड्री, यहां से भी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, देख रहे हो ये आई आर डैश, कुछ इधर से भी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ अंदर घुस जाएगी, समझ में आ गई बात। ये रिफ्लेक्शन वापस आती हैं, टकरा टकरा के वापस आती हैं, और ये डिटेक्टर, अब जब ये वापस आती है ना तो अब ये डिटेक्टर बन जाता है, ये इनको डिटेक्ट करता रहता है। और फिर मैं आगे बताता हूँ, ये एक पल्स प्रोड्यूस करता है, वो मैं अभी आपको ये स्कैन में जाकर बताता हूँ। पहले रिफ्लेक्शन समझ में आई, तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो जाए जरा, मैं इसको जरा मिटा दूं। सो मैं बच्चों इसको कंक्लूड करूं तो मैंने आपको ये समझाया कि व्हेनेवर एन अल्ट्रासाउंड पासेस थ्रू अ मीडियम, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इसको कहते हैं एट्यूनेशन। इंटेंसिटी के कम होने को क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये एक्सरे में भी होता था, ये वही फिनोमेना है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। लेकिन जैसे ही ये किसी बाउंड्री पे पहुंचती है दो मीडियम के, तो वहां से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे मीडियम के अंदर। वो इस तरह ये रिफ्लेक्टेड पल्सेस जो आती है ना, ये रिसीव होती रहती है। समझ में आ गया? अच्छा अब बोलो। हाँ होती है, एट्यूनेट होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, आगे जाती है, एट्यूनेट होती रहती है। यानी अब जो बोन के अंदर घुसी ना, ये वाली बोन के अंदर, ये फिर एट्यूनेट होती रहेगी, फिर जाके ये बाउंड्री पे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। तो हर, देखो इसके अलावा, यानी मैं तुम्हें कंक्लूजन ये तो बता रहा हूँ, हर मीडियम में से जब अल्ट्रासाउंड गुजरती है, हर मीडियम में से, तो उसके अंदर एट्यूनेशन होती है और हर बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होती है। क्लियर हो गया ये? चलो अब एक एक करके आपको समझाते हैं कि एट्यूनेशन कितनी होती है। वो तो बिल्कुल एक्सरे वाली है, सेम टू सेम एक्सरे वाली थ्योरी है एटेन्यूएशन की, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक नई थ्योरी बतानी पड़ेगी। ठीक है सर, यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। यहां तक सबको क्लियर है बात? पक्का? चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ यही बात मैंने पूरी लिखी भी है। अ पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड and it reaches the boundary of a medium, some intensity is reflected and some is transmitted into that medium. तो मैंने इसका एक इक्वेशन लिख दी, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट है, इंटेंसिटी दैट एंटर्स, इंटेंसिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड। तो जो टोटल इंटेंसिटी होती है उसका दो पार्ट, कुछ अंदर घुस जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसका सम इंसिडेंट के बराबर होगा। सही है? चलो अब एक एक करके बढ़ते जाते हैं जी। पहली डेफिनेशन अब आएगी, अब किसी मीडियम में से कितनी आसानी से अल्ट्रासाउंड गुजर जाती है उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं एकॉस्टिक इम्पीडेंस। उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एकॉस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी मीडियम में से कितनी आसानी से अल्ट्रासाउंड गुजरती है उसको कहते हैं एकॉस्टिक इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वेरी कॉमन वर्ड यूज इन फिजिक्स, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का ऑल्टरनेट वर्ड, synonym of impedance, resistance। तुम देखो बाकी सारे कितने पेंडू हैं, लिखा हुआ भी नहीं पढ़ के बता रहे। ठीक है, कुछ और कहीं और ही घूम रहे हैं जी। सर इम्पीडेंस को रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस भी कहते हैं, तो कॉस्टिक इम्पीडेंस का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? इसको कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये नहीं है बच्चों, डेफिनेशन तोते की तरह याद करनी है इसकी। हर तकरीबन जब भी अल्ट्रासाउंड का सवाल आता है ना, इसकी डेफिनेशन जो है वो आती है। It is defined as the product of the density of the medium and speed of ultrasound in that medium। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसको हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी
उतना इम्पिडेंस ज्यादा होगी, जितना स्पीड ज्यादा होगी उतनी भी इम्पिडेंस उसकी ज्यादा होगी। इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। देखो ना, डेंसिटी का ये होता है ना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर S-1। ये इन दोनों से ही मैंने स्पीड, आप कर घर पे जाके कर लीजिएगा। इसका आपको पता है ना डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पीड का क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इसका यूनिट निकाला है। ठीक, अच्छा सपोज करो ये दो मीडियम हैं, एक का एकॉस्टिक इम्पीडेंस है Z1 और दूसरे का है Z2। ठीक है, अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होती है ना, तो ये Z1 और Z2 का बहुत बड़ा रोल होता है रिफ्लेक्शन में। आपको ऐसा लगता है कि Z1 और Z2 सिर्फ इंटेंसिटी कम करने में उसका रोल होगा, वो तो है ही, इंटेंसिटी को तो वो कम करता ही है, बट इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि रिफ्लेक्ट कितना होगा वापस। अब उसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो, एक मिनट लीजिएगा सर। सपोज कीजिए Z1 से जो इंटेंसिटी एंटर हो रही है दूसरे मीडियम में वो है I0, तो इसके अंदर से कुछ रिफ्लेक्ट होगी, उसको मैं कह देता हूं IR, और कुछ उसके अंदर घुस जाएगी। सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। एक मिनट सर, इधर अटेंडेंस ले जिम करता हूं। सो भाई Z1 और Z2 का बहुत बड़ा रोल है कि कितना रिफ्लेक्शन आए होगी। अब जरा उसका देखो, ये जो रेशो है ना, इस रेशो को कहते हैं IR अपॉन I0। ठीक है, ये रेशो आपको क्या बताएगा कि कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन टोटल का रिफ्लेक्ट हो गया है। ये है ना IR अपॉन I0। तो ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी मतलब ज्यादा रिफ्लेक्शन है, जितनी छोटी वैल्यू होगी इसका मतलब कम रिफ्लेक्शन है। इसको कहते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, द नेम ऑफ इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सो व्हेन अल्ट्रासाउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये जो कोफिशिएंट है ना, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला अच्छे तरह से याद कर लो। IR अपॉन I0, इसका फॉर्मूला है Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर। इसको अल्फा भी कहा जाता है, इस कोफिशिएंट को अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। जितना ये वैल्यू बड़ी होगी ना, इसका मतलब ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है, जितना ये वैल्यू छोटी होगी इसका मतलब कम रिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। हमने आया पहले ये फॉर्मूला सबको, सर ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका सवाल आया ना पास पेपर में, तो उसमें वो पहले पार्ट में तुमसे इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकलवाएगा। अगर तुमसे यही नहीं निकलेगा ना, तो फिर आगे सवाल चल ही नहीं सकता इसका, क्योंकि इसके बाद ही फिर बाकी कैलकुलेशन इसके आगे इसी से होती हैं। बोलो, जो बची भी होगी वो उसमें जाएगी। जो टोटल है ना I0 सपोज करें 10 है, रिफ्लेक्शन हो गई 6, तो जो बची है 4, वो 4 एंटर हो जाएगी मीडियम 2 में। फिर वो जाके मीडियम से, अच्छा देखें, जब वो मीडियम से गुजरती है ना तो उसमें कमी भी आती है, वो कमी भी अभी आपको पढ़ाता हूँ। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा दूं, फिर एटीन्यूएशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा दूं। अच्छा, एक्सरे में ये नहीं होता था, एक्सरे के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होती थी, उसमें सिर्फ एटीन्यूएशन होती थी। ये अल्ट्रासाउंड में एक एडिशनल चीज है रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया, चलिए अभी पहले इसको पढ़ा दें सर। अब एक मसला, आपने जब मैंने स्टार्ट किया था अल्ट्रासाउंड, सो रहा है देखो बेटा, बेटा क्यों आते हो घर पे, ये काम कर लो। तो यही तो सवाल है, आए क्यों हैं? जाओ, चले जाओ घर। हाँ जाओ जाओ, बाकी भी किसी को जाना है जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। जिसको पढ़ना है सिर्फ वो बैठे भाई, बाकी चले आओ जिसको जाना है। तो एक दफा आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, सोच लो। सर आप तो जाइए ना, आप उनको क्यों बुला रहे हैं, आप जाएं जी। आप में से भी किसी को जाना है? चलिए फिर आप चुप करके पढ़ें। जाने आपको? अच्छा बोलिए। इसके अंदर नहीं नहीं, यही फॉर्मूला। ठीक है, I0 का मतलब ना भाई, हमने किसी को भी लेबल कर दिया I0, इसमें क्या है, उसको कुछ और नाम दे दे भाई, ये तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए I0 डाल दिया ना। तो कुछ भी कह ले, किसी भी मीडियम के अंदर जो एंटर हो रही होगी उसको I0
रिफ्लेक्शन हुआ यार, आप कोई और नाम दे दें उसको, I और I1 कह दें बेटा। बस I नॉट का होता है इंसिडेंट के लिए, नॉट का मतलब होता है जीरो एंटर्स, तो वो तो वेरिएबल है ना। आप याद रखें जो एंटर होने वाली जो एंटर होने वाली है और जो रिफ्लेक्ट होने वाली है उसका रेशो है। अब उसका नाम आप जो मर्जी देते हैं, अपना नाम दे दो बेशक, बोलो। नहीं, द रिफ्लेक्शन बिटवीन द टू मीडियम, बिटवीन द, देखें भाई आप लोग भी सुन लें, आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या है, इट्स अ रिफ्लेक्शन दैट अकर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ Z1 एंड Z2, एक्चुअली द मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। द रिफ्लेक्शन दैट अकर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 हैविंग acoustic impedances of Z1 and Z2। हम कौन हैं? नहीं, बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होती है, दो मीडियम्स की बाउंड्री पे जो रिफ्लेक्शन होती है ना। अरे भाई अभी मैं इस पे कैलकुलेट करवा रहा हूँ, हाँ है, वहां से भी होगा, हर बाउंड्री पे ये कैलकुलेशन होती है। अब मैं सारी एक साथ कैसे कराऊं? अच्छा चलो, अब सर मैंने कुछ बुक से कुछ जी की वैल्यूज जो है ना वो यहाँ कोट की हैं, ठीक है। जरा एक वैल्यू देख के दिखाओ, एयर की वैल्यू देखो बहुत कम है, जी की जो इम्पिडेंस है वो एयर की काफी कम है, लेकिन कॉर्ड्स एंड आपकी बॉडी के जो रीजन्स हैं, वाटर, ब्लड, फैट, मसल, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, इनकी आप देखें acoustic impedances जो है ना वो एयर के मुकाबले में काफी ज्यादा है। रफली बॉडी के सारे रीजन जो है वो 10 की पावर 6 में और कॉर्ड जो है वो 10 की पावर 7 में, लेकिन एयर का सिग्निफिकेंटली लो है, ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जितना Z1 और Z2 का डिफरेंस बड़ा होगा ना, जितना, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जितना Z1 और Z2 का डिफरेंस बड़ा होगा ना, आप देखिएगा ये रेशो उतना बड़ा आएगा। अच्छा मैं आपको कैलकुलेशन, अभी आप कैलकुलेट करेंगे ना, सिर्फ गाय की तरह सर नहीं हिलाते रहो ना, खुद भी कुछ करो, ठीक है। तभी तो नींद आ रही है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग बैठ के सिर्फ खुतबा सुनते रहते हो। अच्छा आप जरा मुझे I और I नॉट का रेशो निकाल के दिखाएं बिटवीन फैट एंड मसल, यानी फैट से मसल में एंटर हो रहा है, तो आप लोग जरा मुझे फैट और मसल के बीच में ये रेशो निकाल के बताइए कि बाउंड्री पे क्या रिफ्लेक्शन होगी। तो फैट से मसल में एंटर होनी है, बाउंड्री पे क्या रिफ्लेक्शन होगी, उसकी Z1 और Z2 की वैल्यू ये है, फैट की वैल्यू है ये और मसल की वैल्यू है ये। Z2 क्या लोगे? मसल का लोगे। आप फैट से मसल में एंटर हो रहे हैं तो Z1 फैट का होगा, Z2 मसल का होगा। फॉर्मूला क्या है? Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1 या Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, पीछे फॉर्मूला एक दफा फिर दिखा देता हूँ। Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर। निकालो जरा फैट मसल, निकालिए। 0.21, ठीक हो गया। सबका 0.21 आ रहा है। चलें, मेरा जो आंसर है, मुझे तो मेरा तो 0.01 आ रहा है, मेरा तो 0.01 आ रहा है, 0.1 ही आ रहा है ना। ये रही ना वैल्यूज है आपके सामने, ये रही वैल्यूज। तो मुझे किसने मैसेज किया था कि हमारी कंप्यूटर की इसकी क्लास होगी, किसी बच्चे का मैसेज आया था ना आपका, फिर क्या हुआ? तो वो क्लास नहीं ले रहे थे, ठीक है। चलिए अब ये आपने रेशो कैलकुलेट किया गाइस, 0.01 आ गया। 0.01 को फ्रैक्शन में लिखें 1/100। मतलब क्या समझ में आया? अगर 100 एंटर हो रहे, 100 पार्ट्स एंटर हो रहे होते हैं तो सिर्फ उसका एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट, मींस आउट ऑफ 100 1 पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एट द फैट बाउंड्री एंड रिमेनिंग एंटर्स द मसल। यही मतलब है ना इसका। अब एक काम करें, जरा एयर और फैट की बाउंड्री में कैलकुलेशन करें, एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू, अच्छा मैं आपको बताता हूँ एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू क्यों कह रहा हूं मैं आपसे। एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो स्किन है ना, ये एयर से स्किन में जब अल्ट्रासाउंड है, स्किन इज लाइक अ सॉफ्ट टिश्यू, नॉट एग्जैक्टली अ सॉफ्ट टिश्यू बट सिमिलर टू सॉफ्ट टिश्यू। तो जरा एयर से सॉफ्ट टिश्यू में मुझे आंसर बताइएगा
एयर से सॉफ्ट टिश्यू का आंसर क्या आ रहा है? बेटे तुम ये बैग गोद में लेके ऐसे बैठ जाओ ना, तुम्हारा ये बच्चा है कोई, ये भाग जाएगा, तो कभी काम भी कर लिया करो। और सफिया तुमने वही काम अपने रजिस्टर के साथ किया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली 0.998। अच्छा भाई, तो अब ये मोहतरमा कह रही हैं कि जब एयर और सॉफ्ट टिश्यू का हमने निकाला तो आंसर आ रहा है 0.998। बिल्कुल सही है, मेरा आंसर भी 0.998 आ रहा है। ठीक हो गया, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है आंसर। इसका मतलब 99.8% will be reflected from the soft tissue, air soft tissue boundary। सर आप मुझे बताएं, अगर आपकी स्किन सॉफ्ट टिश्यू है, अल्ट्रासाउंड ने तो एयर से ही तुम्हारे बॉडी में एंटर होना है ना। बेटे मेरी सुन, अगर 99.8% आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगी स्किन से, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटर क्या होगा? हार्डली एनी अल्ट्रासाउंड। सर वो तो अल्ट्रासाउंड एंटर ही नहीं होगी तो इमेज कैसे आएगा अंदर का? ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है होता है अल्ट्रासाउंड के साथ, का अल्ट्रासाउंड इंसान की बॉडी में घुसती नहीं है एयर से, क्योंकि एयर और बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यू का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है ना, बहुत हाई होता है। तो अब इस मसले को हल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एयर से तो घुसेगी नहीं तुम्हारी बॉडी में, तो हार्डली घुसेगी, 99.8% तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, द रेशियो ऑफ IR एंड I0 इज वेरी लार्ज। ठीक है, इट मीन्स almost all the ultrasound is reflected and a very small portion enters into the body, not suitable for image। अब आप क्या करते हैं, एयर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड एयर में ना घुसे, अल्ट्रासाउंड किसी मीडियम में जाए और उस मीडियम से आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो। वो मीडियम होता है एक जेल, और उस जेल की जो जी की वैल्यू होती है ना, वो इतनी छोटी नहीं होती जितनी एयर की होती है। देखिए प्रॉब्लम पता है क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एयर का, देखो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये जो स्लाइड पे मैंने आपको बात समझाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तुम्हें समझ में आएगा। द लार्जर द डिफरेंस बिटवीन जी ऑफ द टू मीडियम, द लार्जर द रेशो, ये रिफ्लेक्शन रेशो। असल में एयर का जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है कंपेयर टू सारे बॉडी के रीजन से, तो डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है Z1 और Z2 का कि एंटर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम एयर को रिप्लेस करते हैं बाय मीडियम। वो मीडियम क्या होता है, इसको कहते हैं कपलिंग जेल, एक जेल इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, हुआ है किसी का अल्ट्रासाउंड? हुआ है किस चीज का? स्टमक, हाँ स्टमक का ही होता है आमतौर पर अल्ट्रासाउंड है। अच्छा ठीक है, उसके लिए उन्होंने जेल लगाया था पहले। जिसका भी अल्ट्रासाउंड होता है, आपने अगर खुद कराया हो या करते देखा हो ना, तो पहले वो क्या करते हैं, इस रीजन का ना वहाँ बहुत सारा जेल लगाते हैं। फिर जो अल्ट्रासाउंड होता है ना जो प्रोड्यूस करता है, उसको एयर में नहीं रखते, उसको इस जेल में जाके रखते हैं। तो उसका जो मुंह होता है ना, वो जेल के अंदर चला जाता है। तो देखें यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, तो आपका जो ट्रांसमीटर का मुंह होता है ना, वो एक्चुअली जेल में होता है। जेल से आप जब स्किन के अंदर एंटर करवाते हैं तो मोस्ट अल्ट्रासाउंड डू एंटर, क्योंकि जेल का जो जी होता है ना, वो एयर जितना छोटा नहीं होता, इसका जी अच्छा खासा बड़ा होता है, तो अच्छी खासी परसेंटेज अंदर आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। समझ में आ गया जेल क्यों लगाते हैं? अभी मैंने एक पिछले ग्रुप से एक से पूछा था कॉलेज में कि जेल क्यों लगाते हो, कहते हैं सर जरा ठंडा फील करवाने के लिए, क्योंकि इंसान अल्ट्रासाउंड में परेशान हो जाता है ना, तो जरा ठंडा ठंडा फील करता है। ठीक है भाई, वो ठंडा मकसद नहीं होता, वो ठंडा फील कराता होगा आपको, बट उसका मकसद ये नहीं होता। मकसद समझ में आ गया? चलिए मुबारक हो आप लोगों को। अच्छा अब आइए रिफ्लेक्शन, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। चलें, सो अल्ट्रासाउंड आपकी बॉडी में एंटर हो गई थ्रू अ जेल। हर मीडियम में से जब वो गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, हर मीडियम में से जब गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, हर बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, लेट्स एक रिकॉल द प्रोसेस ऑफ एटेन्यूएशन थ्रू अ मीडियम। अगर तमीज से एक्सरे पढ़े थे, एक्सरे पढ़ा था, तो आपके लिए ये बिल्कुल वॉक ओवर है, ये वही चीज है जो तुम एक्सरे में पढ़कर आए हो। When passing through a medium, the intensity of ultrasound pulse decreases। एक्सरे में क्या सिखाया था बेटा, फोन छोड़ दो अपना या लेके ना घर चले जाओ। एक्सरे में क्या सिखाया था कि डिक्रीज कौन सा होता है, व्हाट फंक्शन, डिक्रीज का फंक्शन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है।
इसमें भी बिल्कुल वैसे ही एक्सपोनेंट, इसको एटेन्यूएशन भी कहते हैं, इस डिक्रीज को कहते हैं एटेन्यूएशन। उसका मैंने एक्सरे में फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, I इज इक्वल टू, पहले I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंट, उधर था माइनस यू एक्स, इधर यू की जगह के, यू भी यूज होता है के एक्स, या आप कुछ जगहों पे यू भी दिखा है, वेरी सिमिलर टू एक्सरेज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरी थ्योरी वही है, ग्राफ भी वही है, हाफ थिकनेस भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेट्स सपोज ये आने वाली इंटेंसिटी आई नॉट है जो एंटर हुई, और अच्छा देखो तुम लोग कहोगे सर अभी आप आई नॉट पीछे किसी और के लिए यूज कर रहे थे, भाई ये तो वेरिएबल है यार, ठीक है। हम आई नॉट ना आमतौर पे इनिशियल को आई नॉट कहते हैं और फाइनल के लिए हम कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं, तो ये वेरिएबल है, आप कोई भी यूज कर लें। तो ये मीडियम है ना, जब इसमें से गुजरती है तो देखो इसकी थिकनेस है एक्स, तो याद है ना वेर एक्स, वो जो पावर में एक्स है वो क्या है, वो थिकनेस है, ठीक है। के और के क्या है, एक्सरेज के अंदर यू क्या होता था, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। इसके अंदर ये एक्स इज द थिकनेस of the medium and K is the absorption coefficient of ultrasound। इसको U भी लिखा जाता है, मैंने आपसे कहा ना K भी लिखते हैं U भी लिखते हैं, दोनों अलाउड हैं, एग्जामिनर दोनों यूज कर सकता है, K भी यूज कर सकता है या U भी यूज कर सकता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को अल्ट्रासाउंड एक्सरे में क्या बताया था कि हर मीडियम का अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, याद है कहा था बोन का ज्यादा होता है मसल का कम, इसमें भी ऐसे होता है, हर मीडियम का अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। फिर इसका ग्राफ भी बनवाया था आपको, इंटेंसिटी अगेंस्ट थिकनेस का ग्राफ याद है, करवाया था, बिल्कुल सेम ग्राफ वैसा ही है, इंटेंसिटी अगेंस्ट थिकनेस, थिकनेस का ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। अच्छा मैंने क्या कहा था, वो थिकनेस जिस पे इंटेंसिटी आधी हो जाए उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, हाफ थिकनेस या हाफ वैल्यू थिकनेस। यहां पर भी ऐसे ही होगा, लाइक एक्सरेज द हाफ थिकनेस इज कांस्टेंट, यानी अगर तुम आई नॉट का आधा करोगे, हाफ आई नॉट करोगे, तो जो थिकनेस चाहिए होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ थिकनेस, फिर सेकंड हाफ थिकनेस, याद आ रहा है, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। फर्स्ट हाफ थिकनेस का मतलब आई नॉट का आधा, सेकंड हाफ थिकनेस का मतलब है फिर फर्दर आधा, यानी फर्दर आधा 1/4 ना, ठीक है, याद आ गया। अच्छा अब सपोज करो कि एक मीडियम का जो हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 पर सेंटीमीटर, और जो इंटेंसिटी है वो है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को वही फॉर्मूला, तो क्या इंटेंसिटी उसमें से मीडियम में से गुजर के क्या कितनी इंटेंसिटी बचेगी, सिंपल आप फॉर्मूला लगा दें। तो हमने ये कहा कैलकुलेट द इंटेंसिटी आफ्टर इट ट्रेवल्स टू 10 सेंटीमीटर इन दैट मीडियम, वही वाला फॉर्मूला, आई नॉट क्या होगा 100, जो इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी है, ई की पावर 0.2 पर सेंटीमीटर है, ये यू है, यू या के, ठीक है, ये कोफिशिएंट आपने पुट कर दिया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, याद रखिएगा अगर ये 0.2 पर सेंटीमीटर में है तो थिकनेस भी किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो मीटर में होगा 0.2 पर मीटर तो ये भी मीटर में होना चाहिए, इन दोनों के यूनिट कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो आपके इस मीडियम में जो रेडिएशन आई थी उसकी इंटेंसिटी थी 100, लेकिन जब उस मीडियम से गुजर के बाहर निकलने लगेगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 13.5। समझ में आ गया, इस डिक्रीज को कहते हैं एटेन्यूएशन, ठीक है भाई। इसमें कोई सवाल किसी का, लेकिन सर इसका जो पास पेपर का सवाल होता है ना वो एक्सरे से मुश्किल होता है, उसकी वजह एक्सरे में ना टकरा के वापस नहीं आती, एक्सरे में सिर्फ क्या होता है कि जाती है और फोटोग्राफी फिल्म पे इमेज आ जाता है, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल होता है ना उसमें बच्चों को मुसीबत ये होती है कि टकरा के वापस भी आनी है। तो मैं एक आपको पास पेपर का सवाल अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, इन दोनों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका आंसर, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर और वो चीजें भी पढ़ाऊंगा। देखो इसका एक पास पेपर का सवाल है, जरा इसको देखो पहले तो, अच्छा इस पर भी मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको बी पार्ट को देखते हैं पहले, वो अभी पार्ट 1 के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ी नहीं है, पहले इस बी पार्ट को करते हैं, ठीक से सवाल पढ़ लेते हैं। A parallel beam of ultrasound has intensity I naught
as it enters a muscle of thickness 4.5 सेंटीमीटर as illustrated. ठीक है, तो I नॉट जो है वो मसल के अंदर जा रही है और जहां पे लिखा हुआ है IT वहां पर जो है 4.6 सेंटीमीटर बाद उसने इसको IT का I नहीं कहा, IT कहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसने कहा है द इंटेंसिटी ऑफ द बीम जस्ट बिफोर इट लीव्स द मसल इज IT। ठीक है, द रेशियो ऑफ I नॉट एंड IT इज फाउंड टू बी कितना, 2.9। कैलकुलेट द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये वो U ऑफ द अल्ट्रासाउंड इन द लेयर ऑफ मसल। बताइए इधर कैसे निकालूंगा ये U? फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, I इज इक्वल टू I नॉट, बस I नॉट की जगह इन्होंने I नॉट ही रखा हुआ है और I की जगह इन्होंने क्या लिखा हुआ है, IT। जरा मुझे सफिया बताओ वैल्यूज क्या क्या पुट करूं, पहले फॉर्मूला बताओ कौन सा पुट करूं सफिया? बेटा जरा होश में आ जाओ और सुन लो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जैन कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? तो मुझे क्या पता भाई, क्या भाई क्या शहरी के अंदर नस्वार खाई थी? अभी तो इतने यार 15 मिनट से चीखता हूँ, तो मुझे क्या, I इज इक्वल टू, इस केस में उसको I हमने तो पढ़ाया था ना, I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंट माइनस KX या UX। यहां पर उसने उसको IT कहा हुआ है ना, इसको K की जगह U कर दो, बस वो एक ही बात है। तो सर ये रेशो दिया हुआ है ना उसने आपको, क्वेश्चन में पढ़ो, ये रेशो क्या दिया हुआ है उसने, 2.9। तो K इंटू 4.6, ठीक है, ये रेशो आपको क्वेश्चन में, अच्छा रेशो उल्टा दिया हुआ है, ऊपर देखो I नॉट अपॉन IT दिया हुआ है, मेरे इक्वेशन के अंदर IT अपॉन I नॉट है। ये भी लोग फंस जाते हैं, ये जो दिया हुआ I नॉट अपॉन IT है, ये IT अपॉन I नॉट है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये मैंने इसीलिए इसको 1 अपॉन करके पुट किया है, 1 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू U। अच्छा इसको U कह लो यार, क्योंकि क्वेश्चन में भी उन्होंने U कहा है, चलो मैं उसे भी चेंज कर दूंगा। सर अब ये टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, आपको पता ना ln और E कैंसिल हो जाएंगे, यहां से K की वैल्यू आ गई। अच्छा मैंने इसमें K कहा हुआ है, उन्होंने U का वर्ड यूज किया हुआ है, तो मैं इसको U कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने U का सिंबल यूज किया हुआ है। समझ में आ गया ये सवाल कैसे हुआ? वही है ना, एक्सरे जैसा ही है, ये वाला पार्ट तो एक्सरे जैसा ही है, लेकिन आगे इसके और पार्ट्स नहीं है, फिक्र ना करें। ये क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ ये दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अकॉस्टिक इम्पीडेंस। वो तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था उसकी डेफिनेशन। फिर ये बी पार्ट अभी हमने काफी डिटेल में किया है। उसने कहा टू मीडियम एज अकॉस्टिक इम्पीडेंस Z1 एंड Z2 द इंटेंसिटी, वो फॉर्मूला वही दिया हुआ है इसने आपको, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। सवाल ये है 3 मार्क का, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द बाउंड्री वेयर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द अकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द टू मीडिया। पढ़ लें। मैंने कहा था जब लार्ज डिफरेंस होता है तो इसका मतलब जो ये जो रेशो होता है ये बहुत बड़ा आता है, यानी इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट सारी जो इंटेंसिटी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कोई भी आपकी बॉडी के अंदर या उस मीडियम के अंदर एंटर नहीं होती। अभी पढ़कर आया ना ये सवाल, आप पढ़ लिया आंसर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है, देखो इसके अंदर ना आपको रिफ्लेक्शन को भी काउंट में लेना पड़ेगा। आपको फैट और मसल का जीग भी दे दिया और यू भी दे दिया इसने, आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी दे दिया है और आप लोगों का कॉस्टिक इम्पीडेंस भी दे दिया। ठीक है, अब उसने कहा है द थिकनेस x ऑफ द लेयर ऑफ फैट ऑन एन एनिमल एज इलस्ट्रेटेड, उसने कहा फैट का x है। फिगर 10.2 इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ठीक है, करते हैं। सवाल में उसने हमसे पूछा है द इंटेंसिटी of the parallel ultrasound beam entering the surface S of the layer of fat is I. The intensity is reflected from the boundary between fat and muscle. The intensity of the ultrasound detected at the surface S is 0.012 I. Calculate
द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द बाउंड्री बिटवीन द फैट एंड मसल, और दूसरा द थिकनेस। तो पहले आप एक दफा पढ़ लें खुद से सवाल। मैं अभी डायग्राम पे भी आपको शो कर देता हूँ ये क्या है। क्या नहीं हो रहा? देखो ये डायग्राम पे मैंने शो कर दिया है। जो इंटेंसिटी फैट के अंदर एंटर हुई ना, उसने कहा वो आई है, और जो टकरा के वापस सरफेस एस पर आई है वो 0.0129 आई है। ऐसा ही है ना, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। इस डाटा को यूज करके और जी और यू को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द बाउंड्री बिटवीन द फैट एंड द मसल। कैसे करें? लेकिन ये रिफ्लेक्शन तो, ये तो टकरा के वापस आने के बाद है, ये टकराने वाला थोड़ी है। ये 0.12 जो है, ये तो जब वापस वो, देखें इसमें हो क्या रहा है, पहले आप समझिएगा। पहले फैट में से गुजरा, आए फैट में एंटर हुआ, पहले वो कम होगा, कम होने के बाद वो टकराएगा, टकराने के बाद कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कुछ नहीं होगा, जाहिर है कुछ एंटर हो जाएगा मसल में। फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो वापस सरफेस एस पे पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी 0.012 आए है। ये 0.012 आए बाउंड्री पे नहीं है फैट मसल के, ये वापस फैट की सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन वापस आई है उसका जो है वो 0.012 आए है। तो उन्होंने कहा इस डाटा को यूज करके आप उसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें। सर आपको पहले, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, पहले आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि बाउंड्री तक पहुंची कितनी, ठीक है, फिर ही आप उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकेंगे ना। अब आगे को खुद भी कुछ करोगे। सर जी1 और जी2 की वैल्यू गिवन है, इसके में तो कोई मसला ही नहीं है। आपको जी1 और जी2 की वैल्यू गिवन है, आपने फॉर्मूला डालना है और आंसर निकालना है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे निकलता है? भाई कैसे निकलता है? दोनों की वैल्यू गिवन है, पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, आंसर बताइए आपका कितना आ रहा है? इतनी लंबी? सर मुझे भी आए हुए भी काफी देर हो गई है, उससे पहले भी कब से गए हुए हो तुम? हैं, किस चक्कर में पड़े हो? आंसर क्या आ रहा है इसका? 7 राउंड ऑफ करके मैंने 0.18 कर दिया, ये समझ में आया? अब सर ये आसान पार्ट था, ये तो थोड़ा दिमाग चलाते तो तुम लोग भी सोच लेते, दिमाग तुम्हारा चलता ही नहीं है ना, मसला ये है, धक्के लगाता रहना पड़ता है उसको। एनीवेज, अब असल पार्ट ये वाला है जिसमें मुसीबत होती है लोगों को। वो तो आसान पार्ट था, अब आपको ये तीनों चीजें पता चल गई, ये तीनों चीजें पता चल गई, मैंने उधर वो भी लिख दिया। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके आपने थिकनेस निकालना है एक्स। अब आपके सामने डाटा है ये पूरा, अब आपको उसने कहा थिकनेस एक्स एक्स निकालो, ये डाटा सारा इस स्लाइड पे मैंने डाल दिया। यूजिंग ऑल द डाटा दैट यू हैव फाइंड एक्स। हो जाएगा, करें, बताइए क्या आ रहा है एक्स। मैं दे रहा हूँ सबको 2 मिनट दे रहा हूँ, जो एक्स सही निकालेगा उसको 100 रुपए इनाम मिलेगा। एक्स की वैल्यू सही निकालने पे 100 रुपए इनाम। क्या करना है आगे, अगर सारा डाटा इस पेज पे एक्स निकालना है बस, सारा डाटा तो मैंने लिख दिया। नहीं, जो फैट और मसल की बाउंड्री पे जो रिफ्लेक्शन रेशियो है वो है ये, वही तो निकाला है जी2 और जी1 से।
हाँ वो तो मैंने ये 0.018 कैलकुलेट किया है ना, ये पार्ट 1 में अभी कैलकुलेट किया ना ये रेशो, ये अभी ये पार्ट 1 में मैंने कैलकुलेट किया है। एक्स निकालना है, एक्स एक्स। अच्छा ये आई नॉट नहीं होना चाहिए, इसको ना समझें, अच्छा देखें, यहाँ पर जो पहुंचा है, सपोज करें इसको I1 कहें आप, तो इसको ये I1 होना चाहिए, ये I1, और ये IR है, ये IR है। आई जो है वो फैट में एंटर हुई, I1 जो है वो उसकी बाउंड्री तक पहुंची, फिर उसमें से IR जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर वो 0.012 आई जो है ना वो आखिर कोने तक पहुंची। निकाल लें आपको एक्स, यू ऊपर गिवन है, सर एक्स किसकी है? किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो कैसे? कौन से फॉर्मूले में? हाँ तो वो तो टकरा के रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ रही है, तो आपने आई क्या पुट किया और I0 क्या पुट किया? चलो भाई अब इसका सॉल्व करने का तरीका देखो। 0.42 सेंटीमीटर, देखिए मैंने यहाँ क्या किया है और मैंने ये क्यों किया है, मैं आपको अभी इसको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे, अच्छा पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझा दूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा इसको ना, ये मैंने पूरी वर्किंग करके दिखाई हुई है, मैं आपको पहले इसकी पूरी वर्किंग समझा दूं ये कैसे होता है। देखो इसको, या ऐसे तुम लोग गधों की तरह कर जाते हो। देखो यहाँ पे फैक्ट के अंदर जो एंटर हुआ था वो था आई, ठीक है भाई, आप प्लीज सुन लो। एंटर हुआ था आई, जो उसकी बाउंड्री तक पहुंचा वो था I1, ठीक है। आई से लेके I1 एटीन्यूएशन हुई, तो इसका मतलब है मैंने ये वाला एटीन्यूएशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, I1 इज इक्वल टू I एक्सपोनेंट माइनस UX, ये मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए वो टकराया, हमने उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या निकाला, अभी हमने पीछे आंसर क्या निकाला था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.018, भाई 0.018 इनका समझो रेशो था ना ये, तो इसको I1 कह लें, अगर आपको चले और भी कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको I1 कह लें, I1 कह लें। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा I1 को, तो यहां से ये मैं कह सकता हूं ना कि ये जो है वो 0.018 I1 के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो IR किसके बराबर होगा, IR इसी के बराबर होगा ना IR, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर आए, अब इधर देखें आप, अब मैंने इसको लिया, यहां पर इसको लिया मैंने इंसिडेंट, समझो ये जो ये रिफ्लेक्शन थी ना, रिफ्लेक्शन इसी के बराबर है ना, मैंने अभी आपसे कहा IR इसी के इक्वल है ना, IR इज इक्वल टू दिस। तो आपको बस एक इंटेंसिटी है, सपोज करो मैंने इसको इंटेंसिटी ले लिया, ये इसके लिए वापसी की इंसिडेंट है, और जो वापसी की जो इंटेंसिटी पहुंचेगी वो कितनी है, 0.012 तो मैंने क्या किया, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, देखो फॉर्मूला वही है, I इज इक्वल टू I0 वाला फॉर्मूला, ये I इज इक्वल टू I0 है, बस इसके लिए I0 क्या है 0.018 I1, और इसके लिए I क्या है 0.012 I, इसके लिए ये I0 है और इसके लिए ये I है। यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? सो I0 की जगह मैंने लिख दिया 0.018 I, ठीक है, ये टकरा के वापस आने की बात हो रही है।
और जो हमारे पास एंड में पहुंचा वो था 0.012 ये मैंने आई की जगह लिख दिया। एक्सपोनेंट माइनस यू एक्स, एक्स तो थिकनेस तो वही है ना आने की और जाने की। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सबको समझ में आ गई मैंने कैसे बनाई है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि फिर आगे चल जाऊंगा तो फिर ये वापस नहीं आ सकूंगा यहाँ पे। समझ में आ गया दोनों इक्वेशन कैसे बनी? सर अगर आता है तो इंसान हाँ बोलता है, नहीं आता तो ना बोलता है। खामोशी से मुझे कुछ समझ नहीं आता। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई? ठीक है, गुड। चलो अब आगे बढ़े। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको जरा थोड़ा सा सिंपलीफाई। I1 की जगह ये उठा के डाल दिया, तो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 ही है। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने 0.012 I रखा, 0.018 लिखा, ये 0.018 लिखा, और I1 की जगह ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से मैंने उसको डाल दिया। तो I1 की जगह क्या आ गया, I E माइनस यू एक्स, और फिर ये E माइनस यू एक्स जो था उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। समझ में आया? तो सर अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। जाहिर है इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो I और I कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर से उधर जाके डिवाइड होगा। सो I और I कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.018 को, तो 0.012 अपॉन 0.018 ये दोनों ही आ गए। आपको मालूम है ना कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं इनकी पावर ऐड हो जाती हैं, तो मैंने सिंपली ई एक जगह लिख के इनकी पावर ऐड कर दी, तो इनकी पावर ऐड हो गई -96x, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व कर लिया फॉर x। कैसे सॉल्व किया होगा आपको समझ में आएगा, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैंने ln लिया, ये मेरा आंसर आ गया। समझ आया? टेकिंग ln, यहाँ पर ln ऑन बोथ साइड्स ले लें। सो ये हो गया ln 2/3 और ln e -96x। ln 2/3 निकालना कितना आ रहा है? ln 2/3 निकालना, चलो यहाँ हुआ है -0.0405 तो नहीं आ रहा मेरे पास, तो 404, हाँ वही एक ही बात है, 40495 ही हो गया। एक सेकेंड, 4.2 इंटू 10⁻³ जी बोलिए क्या कह रही है बेटा? आने की पहले भी वही फॉर्मूला लगाया, जाने के लिए भी वही फॉर्मूला लगाया। आने का भी डिस्टेंस x है, जाने का भी। आने की जो इंसिडेंट इंटेंसिटी थी वो थी I, और जो इंटेंसिटी बाउंड्री तक पहुंची वो थी I1, तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा, I1 = I0। और फिर जाने के लिए भी यही है। अब जाने के लिए उल्टा जब आती है तो जो तुम्हारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी है, यानी जो स्टार्टिंग इंटेंसिटी है वो है 0.018 I1, और जो पहुंची है वो है 0.012 I, उसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, निभा नहीं लेंगे। अब देखो इसका शॉर्टकट, अब अगर एग्जाम में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, जो अक्सर चलता ही नहीं है, जो अभी भी नहीं चल रहा है, तो आप ये कर लें। लेकिन इसका शॉर्टकट अब मैंने जो सॉल्व किया हुआ है ना इसके नीचे, तो देखो अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जब भी ऐसा केस आए ना तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, आपने इधर I की जगह आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर I की जगह मैंने क्या पुट किया है, ये वो इंटेंसिटी जो वापस पहुंची है, वापस जो टकरा कर आई थी वो ये थी ना, तो ये जो मेरे पास वापस पहुंची है 0.012, इसको आप I की जगह रखें। I0 की जगह आपने यहाँ पर I0 की जगह आपने जो है ना वो क्या रखा हुआ है, ये वो पार्ट है जो रिफ्लेक्ट होकर वहां से आया था, ठीक है। और 2 दफा उसको आपने E से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक दफा जाने का और एक दफा वापस आने का, समझे? तो बेसिकली मैंने जो है ना वो इसी को लिया है, यानी मैंने ना एक्चुअली
ये रखा है और ये जो रखा है ना, ये वाला जो रखा है, ये मैंने वापस आने का रखा है, ठीक है, लेकिन मैंने एक दफा और मल्टीप्लाई कर दिया उसको e की पावर -48x से, क्योंकि जाने का भी तो अकाउंट में लेकर आना है। तो अगर ये आपको डायरेक्ट पल्ले पड़ता है तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ता तो भाई ये इसका जो एक्चुअल सही तरीका है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वही है, ठीक है, समझ में आ गया ये पक्का? अच्छा, अब रह गया इसका ए स्कैन और बी स्कैन, ठीक है, उसको कंप्लीट करें ताकि हमारा ये जो है ना वो किस्सा खत्म हो जाए। ए स्कैन बी स्कैन जरा मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। अब ये मुश्किल नहीं आसान है, बस इसके ये 2-3 चीजें इसके अंदर, ए स्कैन बी स्कैन, इसको मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं जरा आपको समझा देता हूँ। ये तुम्हारी आंख का अल्ट्रासाउंड हो रहा है जी, ठीक है। अब जरा मैं पहले आपको, ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड स्कैन, बस इसमें 2 बातें याद रखने की हैं। अल्ट्रासाउंड देख रहे हो, ये बिल्कुल तुम्हारी आई ये के साथ एक अल्ट्रासाउंड एमिटर रखा हुआ है, उन्होंने तो बिल्कुल ही आई को चिपका दिया है बिल्कुल, लेकिन आई के लेंस से जरा सा दूर ही होता है ये, बिल्कुल तकरीबन चिपका हुआ ही होता है, ठीक है, जेल होता है, बिल्कुल आगे होता है, वो ड्रॉप्स डालते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब तुम देख रहे हो हर मीडियम के नीचे एक पल्स बनी हुई है। अब ये होता क्या है, जैसी किसी बाउंड्री पे अल्ट्रासाउंड टकराती है ना, टकरा के वापस आती है, उसको डिटेक्ट करता है और वो एक एम्पलीट्यूड या एक पल्स बना देता है, इस तरीके से ग्राफ एक पल्स बना देता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो तुम देखो हर बाउंड्री के नीचे एक पल्स बनी हुई है, नजर आ रही है, इसके नीचे एक पल्स, इसके नीचे एक पल्स, इसके नीचे एक पल्स, इसके नीचे एक पल्स, हर बाउंड्री के नीचे एक पल्स बनी हुई है। लेकिन पल्स का साइज अलग अलग है, कहीं बड़ी पल्स बनी हुई है, कहीं छोटी पल्स बनी हुई है। ये पल्स का साइज, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, पल्स या एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। व्हाई डू यू थिंक द एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट? तुम बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि एम्पलीट्यूड सबके अलग अलग क्यों है? इंटेंसिटी जो टकरा के वापस आई है वो डिफरेंट है, और आपके ख्याल में सबसे अलग इंटेंसिटी क्यों डिफरेंट होगी सबसे, हर बाउंड्री की क्यों डिफरेंट होगी? अभी हमने पढ़ा ना, हर 2 मीडियम के बीच में जो Z1 और Z2 का डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करती है रिफ्लेक्शन। तो एक तो डिफरेंस की वजह होगी कि जाहिर है वो जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आ किस बाउंड्री से रही हैं, वो किन 2 मीडियम के दरमियान की बाउंड्री है, एक तो उसकी वजह से डिफरेंट होगी। जहां से ज्यादा रिफ्लेक्शन आएंगी उसकी पल्स बड़ी बनेगी, जहां से कम रिफ्लेक्शन आएंगी उसकी पल्स छोटी बनेगी, ठीक है। और वो रिफ्लेक्शन डिपेंड किस पे करती है, अभी हम पढ़ कर आए हैं Z1 और Z2 उसके डिफरेंस पे, ठीक है, वो पूरी कहानी हमने पढ़ ली। लेकिन एक और फैक्टर भी है जिसपे वो डिपेंड करती है, वो क्या फैक्टर है? जो आपका अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो एक और फैक्टर भी है जिसकी इंटेंसिटी जिस पे डिपेंड करती है। कॉमन सेंस है यार। एएस में क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, तो बेटा उसका यानी वो है ना, उसका डायग्राम फैक्टर है, तो रियल फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस। जितना दूर से वापस आएगी सर, वो जितना फासला ज्यादा ट्रेवल करेगी इंटेंसिटी उतनी कम नहीं होगी। तो सबसे कोने पे जो मीडिया वो है बाउंड्री है, जो बिल्कुल आखिर में ये वाली जो बाउंड्री है, आपको नहीं लगता यहां से जो रिफ्लेक्शन आएगी वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कम होगी? अभी मैं पहले जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। आप जितना दूर से रिफ्लेक्शन आती है, आप अगर मैं एक वेव यहां से प्रोड्यूस करूं, एक करीब सरफेस रखूं एक दूर रखूं, तो रिफ्लेक्शन कहां से ज्यादा इंटेंसिटी आएगी? एक सेम सरफेस है, उसको करीब रखूं, उसी सरफेस को उठा के दूर कर दूं तो करीब से ज्यादा आएगी ना, कॉमन सेंस। तो लेकिन डिस्टेंस वाले फैक्टर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस से इंटेंसिटी पे फर्क आने लगा ना, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो दूर जो आपके पास बाउंड्री है वहां से तो हमेशा कम रिफ्लेक्शन आएगी। बेटा तुम इधर पढ़ लो, पैसे तुम आराम से 1 घंटे बाद आइयो, अब तुम फोन पे लग गई आगे। तो जो दूर से रिफ्लेक्शन वापस आएगी वो आपका अल्ट्रासाउंड का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो डिस्टेंस वाले फैक्टर का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो पहले ये पता लगाता है कि ये कितनी दूर है बाउंड्री हमसे। वो कैसे पता लगाता है, मैं उसकी डिटेल में जाता हूँ। और वो जितनी दूर होती है ना उसको उतने ज्यादा एम्पलीफिकेशन करता है उसकी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो फिर डिस्टेंस एक फैक्टर बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए कि वो बाउंड्री कैसी है, कि वहां से रिफ्लेक्शन Z1 और Z2 के फर्क की वजह से क्या आ रहा है, ठीक है। सो देखो ये वाला जुमला पढ़ो जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इस लाइन को
जरा ये पढ़िए। अच्छा ये नहीं, मैं बताता हूँ, ये वाला जुमला पढ़िए, ये पढ़िए जरा। ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसको पढ़ें, पढ़िए जरा जोर से पढ़ें इसको। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, जैन पढ़ो। ये अंडरलाइन जो मैंने किया उसको पढ़िए। एको रिफ्लेक्शन को कहते हैं। Later an echo is ठीक है। तो ये इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ होता है कि वो खुद ही रीड करता है तो कितनी दूर से आ रहा है। वो रीड कैसे करता है मैं आपको वही बताता हूँ। और वो जितना दूर से आता है ना उसको उतना ज्यादा एम्पलीफाई करता है। तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन आती है ना तो जितना करीब से रिफ्लेक्शन आती है उसकी एम्पलीफिकेशन उतनी कम होती है, और जितनी दूर से आती है उसकी एम्पलीफिकेशन उतनी ज्यादा होती है। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे पता लगाता है। वो टाइम कैलकुलेट पता करके पता लगाता है कि वो कितनी दूर से आ रही है। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था एएस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है वो एक्स जाने का और एक्स वापस आने का, तो 2x अपॉन टी। ठीक है, टी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2x अपॉन वी। हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ द पल्स वो रिकॉर्ड कर लेता है कि कितनी देर में गई कितनी देर वापस आई, टाइम उसको वहां से मिल जाता है। और स्पीड अल्ट्रासाउंड की हमें पता होती है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होती है, नोन होती है। तो आप स्पीड और टाइम का डाटा पुट करके आपको पता चल जाता है कि वो कितना दूर है, उसका एक्स निकल आता है, डिस्टेंस। एक दफा डिस्टेंस निकल आएगा तो उसको पता चल जाएगा कितना दूर है, उसको उतना टाइम ज्यादा एम्पलीफाई करता है। समझ में आ गया? इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड स्कैन, दैट एवरी रिफ्लेक्टेड पल्स इज गिवन एन एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वो सीआरओ की स्क्रीन पर उसके एम्पलीट्यूड बन जाते हैं। द रिजल्ट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड स्कैन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड का इमेज देखा है किसी ने? अल्ट्रासाउंड का जो इमेज होता है वो तुम लोगों ने कभी देखा अपनी आंखों से? कैसा होता है? ब्लैक और व्हाइट होता है, बिल्कुल एक्सरे जैसा होता है, डार्क ब्राइट का रीजन होता है। अच्छा, जो अगर आप अल्ट्रासाउंड के टेक्नीशियन नहीं है ना, अगर आप अल्ट्रासाउंड को नहीं समझना चाहते तो बहुत सारे लोगों को तो देख के पता भी नहीं चलता कि है क्या। यानी अगर आप अल्ट्रासाउंड का इमेज देखें ना तो आप कहेंगे यार क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। वो बिल्कुल ग्रे और डार्क का जो है मिक्सचर होता है, कहीं ज्यादा डार्क कहीं कम डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, बिल्कुल एक्सरे की तरह होता है। अब उसको कहते हैं ब्राइटनेस स्कैन। अच्छा, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना याद है। कंप्यूटर क्या करता है, हर पल्स के एम्पलीट्यूड को देख के उसको एक ब्राइटनेस असाइन कर देता है। अब आप देखें, आप गौर कर रहे हैं, जितना बड़ी पल्स है उसके नीचे ब्राइटर रीजन है, और जहां पल्स नहीं है वहां क्या है, डार्क रीजन। ठीक है, फिर जहां पल्स है उसके नीचे देखो थोड़ा सा ब्राइटर रीजन। अच्छा, जितनी बड़ी पल्स होगी ना उतना ब्राइटर रीजन होगा। तो हम ये क्या करते हैं कि ये इधर पढ़ लो। In this method, the amplitude of each returning pulse is not simply displayed on the graph. Instead, the amplitude controls the brightness of the spot, ठीक है, which represents this reflection. तो B ब्राइटनेस है, इसीलिए इसको ब्राइटनेस स्कैन या B स्कैन भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया? ये वाला लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको पढ़ो। The largest amplitude gives rise to a spot with the greatest brightness. ठीक है, हेयर शोन इज ऑलमोस्ट व्हाइट, ये तकरीबन देखो ये ऑलमोस्ट व्हाइट है, नजर आ रहे हैं? द स्मॉलर एम्पलीट्यूड गिव्स राइज टू द स्पॉट विद ऑलमोस्ट ब्लैक। तो ये वाले जो स्मॉलर होते हैं तकरीबन ये ब्लैक। सो इमीडिएट पल्सेस गिव वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे, यानी जो दरमियानी होती हैं, छोटी होती हैं, वो कोई डार्क ग्रे कोई लाइट ग्रे, वो अगर आपको जो है ना वो आते हैं। समझ में आ गया? तो एक कंट्रास्ट इमेज आपका प्रोड्यूस हो जाता है। ये है अल्ट्रासाउंड का स्कैन जी। हाँ, विड्थ होगी तो ज्यादा बड़े रीजन के अंदर ब्राइट होगा, जितनी उसकी विड्थ ज्यादा होगी उतना ब्राइटर रीजन फैला हुआ होगा। अच्छा सर, अब ये मैंने एक सवाल सॉल्व किया हुआ है, 6 मार्क का आता है, एग्जाम में आता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, आखिरी चीज है, तुमने कौन सा पढ़ा है 2 घंटे यार, तुमने तो सिर्फ बैठे ही हो एसी के अंदर। अच्छा, अभी तुमसे पूछता हूँ सवाल, पता चल जाएगा। ठीक है, 6 मार्क का सवाल आता है इसमें अल्ट्रासाउंड का। 6 मार्क के लिए आपको ये सारी चीजें लिखनी होती है, जरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, लर्न इट। ठीक है, सवाल आएगा, राइट द प्रोसीजर ऑफ द अल्ट्रासाउंड, 6 मार्क के लिए। देखो, अ पल्स
of ultrasound is produced by piezoelectric crystal, ठीक है, using an AC supply, आगे लिख दीजिएगा. The pulse is reflected from the boundary between the media. Media plural होती है medium. This reflected pulse is detected by the piezoelectric crystal. ये 3 mark. This signal is processed and displayed. 4 mark. The intensity of the reflected pulse gives information about the boundary. हमने कहा ना जितना boundary से ज़्यादा reflection आती है वो. The time delay between the reflected pulse gives information about the depth of the medium. जितना दूर आती है इसका मतलब है. समझ आ गया? पक्का? चलिए, we're done with ultrasound.